नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी के चलते बीजेपी इन सीटों पर लगातार जीत दर्ज करने के लिए अपनी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सीएम योगी पश्चिम यूपी से प्रचार शुरू करेंगे। सीएम योगी सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी उपचुनाव के लिए 8 और 9 और 11 नवंबर को जनसभाएं करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी के बाद 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के बाद 9 नवंबर को वो सीसामऊ, करहल और खैर में जनता के बीच पहुंचेंगे। सीएम 11 नवंबर को कटहरी, फूलपुर और मझवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाली सीटों पर प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। और बता दें आपको कि उपचुनाव से पहले लगातार तैयारियों में जुटे हुए सभी पार्टी नजर आ रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है जनसभाओं का दौर और 3 दिन में सीएम योगी 9 सभाएं करते नजर आएंगे। बता दें उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी के बाद 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और सीएम योगी 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के बाद वो 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में जनता के बीच पहुंचेंगे और 3 दिन में सीएम 9 सभाएं करते हुए नजर आएंगे। एक कड़ी टक्कर उपचुनाव में देने की तैयारी में है भाजपा और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ में जुट चुके हैं। जनसभाएं हो गई हैं शुरू और बता दें कि सीएम योगी पश्चिमी यूपी से प्रचार शुरू करेंगे। सीएम योगी सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। मौर्य, पाठक समेत मंत्री जो हैं वो सभी इस सभाओं में भाग लेंगे। यूपी उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंकने में इस बार लगी है। कहीं भी कोई कोर कसर न रह जाए, इसकी तैयारी की जा चुकी है। अब दौर शुरू हो गया है जनसभाओं का। 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या है इस पर अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल जेबा, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तब उपचुनाव को लेकर सिर्फ 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि अभी तक जो 9 विधानसभा में उपचुनाव होना था तो 9 विधानसभाओं में 18 जनसभाएं योगी आदित्यनाथ की फाइनल थी। लेकिन जैसे देखा जा रहा है अब उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में जो चुनाव होना है, जो देखा जा रहा है, जो सियासत देखी जा रही है, कहीं कहीं अब देखा जाए सब तो अब ये जो उनकी रैलियां थी, उनके जो आयोजन थे, अब ये बढ़ सकते हैं क्योंकि सिर्फ 3 दिन में इस तरीके से जो रैलियां करना है सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो कहीं कहीं देखा जाए योगी आदित्यनाथ अब बिल्कुल पूरी तरीके से चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं और खास करके जो 9 विधानसभा में उपचुनाव होना है उसके लिए ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। देखिए राजेश, जो 1 हफ्ते का समय अब और बढ़ गया है। उपचुनाव अभी तक कहा जा रहा था कि 13 को और अब अचानक डेट बदल दी गई है। 1 हफ्ते का जो समय मिला है, क्या लगता है आपको कि किससे फायदा होगा, किस पार्टी को इससे फायदा हो रहा है और किसको नुकसान होता दिख रहा है? मतलब कौन सी पार्टी ये चाह रही थी कि नहीं जल्दी चुनाव हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव का टाइम बढ़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं अब देखा जाए तो इसमें बीजेपी का भी फायदा हो सकता है और साथ ही साथ आपको बता दें तो इसमें समाजवादी पार्टी का भी फायदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से टाइम पीरियड बढ़ा है तो मुझे लगता है कि अब दोनों पार्टियों को समय मिल गया है, पूरी तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए उनको टाइम मिल गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब दोनों पार्टियां इस जो बड़े हुए टाइम का समय है इसका बिल्कुल उपयोग करती हुई नजर आएंगी और दोनों पार्टियों को इसमें लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।
4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ मंगलवार 5 नवंबर को नहाय खाए के रिवाजों से साथ शुरू हो चुका है। इस व्रत को करने के लिए लोग यानी व्रती दिन में स्नान ध्यान के बाद चावल लौकी की सब्जी और चने की दाल का सेवन कर नहाय खाए की विधि संपन्न करते हैं। आज बुधवार 6 नवंबर को छठ पूजा का दूसरा दिन है। आज शाम में खरना पूजा की जाएगी। बता दें आपको कि पूरी छठ पूजा की शुद्धता और पवित्रता के नियम के पालन का व्रत है। खरना का एक अर्थ अखंडित होना भी होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि पूरे छठ पर्व के दौरान शुद्धता और पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। और बता दें आपको कि छठ का जो पर्व है पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। इसको लेकर पूजा अर्चना सुबह से ही शुरू हो चुकी है। और बता दें आपको कि इस व्रत को करने के लिए व्रती दिन में स्नान ध्यान के बाद चावल लौकी की सब्जी और चने की दाल का सेवन कर न्याय ध्याय की विधि संपन्न करते हैं। और दूसरा दिन है आज। किस तरह तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घाटों पर इसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। घाटों को सजा दिया गया है। छठ पूजा का बड़ा ही महत्व माना जाता है हमारे देश भारत में। और जिस तरह से तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो घाट है उनको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है। लोग स्नान करते हैं और फिर पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। और यही छठ पूजा का जो पर्व इसीलिए बड़ा ही महत्व माना जाता है। 4 दिवसीय महापर्व का छठ कहलाता है ये। और शुभारंभ मंगलवार यानी 5 नवंबर को नहाय खाए की रिवाजों से पूरा हो चुका है। जी हाँ, शुरू हो चुका है ये पर्व। और इस व्रत को करने के लिए लोग यानी व्रती दिन में स्नान ध्यान के बाद चावल लौकी और सब्जी चने की दाल का सेवन कर नहाय खाए की विधि संपन्न करते हैं। आज बुधवार यानी 6 नवंबर को छठ पूजा का दूसरा दिन है। आज शाम में खरना पूजा की जाएगी। जी हाँ, जब दूसरा दिन होता है छठ का तो खरना पूजा की जाती है शाम के वक्त। और इसको लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। पूजा की तैयारी की जा रही है जो कि आज शाम को होनी है। और दूसरा दिन है छठ का आज। बता दें आपको कि छठ पूजा की शुद्धता और पवित्रता के नियम के पालन का व्रत है। खरना का एक अर्थ अखंडित होना भी होता है, जिसका तात्पर्य है कि पूरे छठ पर्व के दौरान शुद्धता और पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। बता दें छठी मैया की होती है इस पर्व में पूजा। और छठ पूजा का दूसरा दिन है आज। चार दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ मंगलवार यानी 5 नवंबर को नहाय खाए के रिवाज से साथ होता है। और इस व्रत को करने लोग यानी व्रती दिन में स्नान ध्यान के बाद चावल लौकी की सब्जी और चने की दाल का सेवन कर नहाय खाए की विधि संपन्न करते हैं। और आज बुधवार यानी 6 नवंबर को छठ पूजा का दूसरा दिन है। आज शाम में खरना पूजा की जाएगी। और खरना पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पूजा शाम को संपन्न होनी है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, छठ पूजा का दूसरा दिन है आज और शाम को खरना पूजा होनी है। क्या तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं? अगर बात करें छठ पूजा को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही है, कहीं कहीं देखा जाए कल से चालू है। कल से नहाय खाए की कल से व्रत था। और उसके बाद आप बता दें कि कहते हैं कि निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा पता कि आज कल जो है कल 7 तारीख है। और कल जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। खास बात है कि अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो भी पूर्वांचल के लोग हैं वो पूरे धूमधाम से छठ पूजा का लक्ष्मण मेला पार्क में वहाँ पे मनाएंगे। देखिए, आज जिस तरह से दूसरा दिन है खरना पूजा की हम बात करें, आज के दिन छठ में होता है कि दूसरे दिन खरना पूजा की जाती है। खरना पूजा की विधि विधान की हम बात करें तो कैसे होती है पूजा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, अगर पूजा की बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पे जो छठ माई की जो बेदी बनाई जाती है उनकी बेदी पर पूजा की जाती है। खास करके जो महिलाएं हैं वो महिलाएं जो पूजा करती हैं उनका कहना है कि हम जो है छठी माई से जो भी उनकी
पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास करके पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। वहीं अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य की इसमें उपासना भी की जाती है। तो सबसे बड़ी खास बात यही है कि सूर्य की उपासना प्लस पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। छठ पूजा जो होती है खास करके ये है कि माता सीता, जो अगर बात किया जाए पुराणों की बात की जाए तो माता सीता ने इस छठ पूजा को भी उन्होंने व्रत रखा था। तो उसी को लेकर ये परंपरा आज तक चली आई है, जिसके लिए छठ पूजा बड़े धूमधाम से, अगर लखनऊ की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या देश विदेश की बात करें, तो छठ पूजा जो है देश विदेश तक हो रही है। अच्छा राजेश, देखिए लखनऊ की आपने बात की है, तो राजधानी लखनऊ में इस वक्त आप मौजूद हैं। वहां पर हम बात करें कि किस किस घाट पर ज्यादा अच्छे से ये पूजा मनाई जाती है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कौन सा घाट ज्यादा प्रसिद्ध है इस चीज को लेकर के? छठ पूजा की तैयारियों की अगर बात करें, छठ पूजा के तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से शासन प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। अगर वहाँ स्थल की बात करें तो सबसे ज्यादा तो लखनऊ के चिड़िया घाट और लक्ष्मण मेला पार्क में छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर छठ मैया की बेदी बनाई जाती है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि शासन प्रशासन भी बिल्कुल चुस्त वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहता है। चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, तो सभी लोग बिल्कुल वहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल लगा रहता है। अगर हम बात करें 7 तारीख को, जिस दिन छठ पूजा 7 और 8 को है, उस दिन वहाँ पे योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ पर सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी वहाँ मौजूद रहेंगे और उसके साथ में कई सारे ऐसे मंत्री भी हैं जो छठ पूजा में शामिल होने वहाँ पे जाएंगे। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट्स के लिए। सपा उपचुनाव में जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों पर फोकस करने वाली है। भ्रष्टाचार, खाद्य संकट, कानून व्यवस्था, संविधान और बेरोजगारी उसके प्रचार के मुख्य मुद्दों में शामिल रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में समर्थकों की बैठक के जरिए पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को सियासी संदेश देने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज गाजियाबाद से शुरू किया है और वो जल्द ही जो बची हुई अन्य सीटें हैं वहां पर भी प्रचार करते नजर आएंगे। पार्टी उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यहां मिली विजय से एक संदेश जाएगा कि भाजपा को हराना है सपा के मुश्किल काम नहीं है। ये इसके लिए सपा का पूरा फोकस है कि धार्मिक आधार पर मतों का विभाजन ना हो सके। वो पीडीए के नारे से जाति के आधार पर ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिनव, उपचुनाव की तैयारी जैसे कि सभी पार्टियां जोरों से कर रही हैं, एक हफ्ते का वक्त और मिल गया है सभी पार्टियों को, क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए जब समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए नारे के तहत चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव उसने इसी नारे के साथ लड़ा। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी पीडीए के तहत लड़ रही है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी जो कह सकते हैं जमीनी मुद्दे हैं उनको उठाने जा रही है। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा जो है उसको उठाते हुए चुनावी मैदान में उतरेगी। और इसके अलावा बात करें तो जिस प्रकार से तमाम जगह पे जमीन घोटाला हुआ है, अयोध्या से लेकर लखनऊ तक तमाम जो ऐसी जमीनें थी जो सरकार ने अधिग्रहण कर ली, किसी में मुआवजा जो है उसमें हेरफेर हुआ, तमाम ऐसे मामले जो है सामने आए हैं। तो इस तरह के मुद्दों को भी समाजवादी पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी और इस तरह के मुद्दे को भी लेके वो जनता के बीच जाएगी और सरकार का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको बताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी लगातार देखिए 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और उसका सेमीफाइनल जो है वो ये 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को मान रही है। तो इसी तैयारी में देखिए समाजवादी पार्टी है पीडीए नारे के तहत वो लगातार अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अपने जमीनी मुद्दों को भी भार देने में जुटेगी। अखिलेश यादव देखिए कल गाजियाबाद गए थे, वहां पे उन्होंने नेताओं कार्यकर्ताओं संग बैठक की है। ऐसा माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द अखिलेश यादव की भी तमाम विधानसभा सीटों पर जो रैली होनी है, जनसभाएं होनी है, उनकी सूची सामने आ जाएगी कि वो कहाँ और कब प्रचार कर रहे हैं। और अखिलेश यादव देखिए अब तक कहीं और गए नहीं। देखिए गाजियाबाद में अखिलेश यादव ने जो बैठक की है, प्रचार का दौर अब शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे इसके बाद उनका कौन सा दौरा हो सकता है और क्या कुछ रणनीति चल रही है इन दौरों को लेकर के, जिस तरह से प्रचार में अब जुट चुके हैं अखिलेश यादव खुद?
बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव कुछ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। करहल में वो पहले जा चुके हैं प्रचार करने। आप देखिए गाजियाबाद गए हैं, है वहां पे वो प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कानपुर से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। इसी तरह कुंदरकी सीट जो है उसमें भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत जल्द प्रचार करते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी की ये मजबूत सीटें मानी जा रही हैं और अखिलेश यादव इन सभी सीटों पर देखिए प्रचार जरूर करेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अब से कुछ दिन पहले श्यामलाल पाल जो है वो मीरापुर के दौरे पे थे। उन्होंने मीरापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो लगातार अब इन 9 विधानसभा सीटों पर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मंथन तेज कर दिए हैं। इसके अलावा सपा महासचिव शिवपाल यादव देखिए कानपुर के सीसामऊ सीट पर प्रचार करते हुए नजर आए। तो तमाम जो बड़े नेता हैं सपा खेमे के वो लगातार अब 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और देखने वाली बात है कि आगे समाजवादी पार्टी के कितने जो बड़ी रैलियां हैं वो होती हैं और क्या कुछ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचार कहाँ कुछ कर पाते हैं। जी अभिनव, देखिए अगर हम बात करें कि जिस तरह से उपचुनाव की तारीखों में जो बदलाव हुआ है उसके पीछे का कारण अगर आप जब बताना चाहें अपने हिसाब से, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस पार्टी को इससे फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? देखिए जब फायदा किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, नुकसान तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हुआ क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। इसके पहले इन्होंने मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है वो टाला। चुनाव आयोग ने रीजन दिया कि ये जो मामला है ये कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में तो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का भी मामला पेंडिंग था, फिर उसको चुनाव आयोग ने क्यों नहीं टाला, सवाल नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जब 13 तारीख को मतदान होना है, 15 को कार्तिक पूर्णिमा है, तो क्या चुनाव आयोग ने पहले ये बात नहीं देखी 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चुनाव आयोग ने किस प्रकार से 13 तारीख को डेट रखी और अगर कार्तिक पूर्णिमा 15 तारीख को है, 13 को मतदान नहीं हो रहा तो फिर आपको महाराष्ट्र में क्यों करा रहे हैं चुनाव, आप झारखंड में क्यों करा रहे हैं? केरल की एक सीट पे देखिए इन्होंने 13 तारीख को वोटिंग नहीं कराई और वायनाड सीट जहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है उस सीट पे 13 को वोटिंग हो रही है। तो क्या 13 को कार्तिक पूर्णिमा का सर एक सीट पे होगा, एक सीट पे नहीं होगा? इस तरह के तमाम बड़े सवाल हैं जिनके घेरे में चुनाव आयोग साफ तौर पे देखा जा सकता है। और चूंकि वर्तमान में केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये सवाल उठेंगे। अखिलेश यादव भी लगातार तंज कस रहे हैं कि लगातार देखिए उन्होंने तमाम पोस्ट के माध्यम से कैसा पहले मिल्कीपुर का बात करने, फिर उसके बाद अभी जो हाल ही में ये चुनाव पोस्टपोन हुए, एक सप्ताह चुनाव बढ़ा लिया गया है। हालांकि जब एक बार नामांकन हो जाए तो फिर डेट में फेरबदल नहीं किया जाता, ऐसे कोई उदाहरण नहीं रहे पहले। लेकिन चुनाव आयोग ने चूंकि अब एक सप्ताह चुनाव बढ़ा दिया है तो अब 20 तारीख को मतदान होगा और 23 को नतीजे आएंगे। जी ज़ेबा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच